हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की नागरिक शास्त्र की बुक से चैप्टर नंबर 5 औरतों ने बदली दुनिया। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं औरतों ने बदली दुनिया। पहले क्या होता था, औरतों को इस काबिल ही नहीं समझा जाता था जिससे कि वो कुछ आगे सक्सेस हासिल कर सकें। औरतों के बारे में ये सोचा जाता था कि वो घर के काम ही करने के लिए उनका जन्म हुआ है, दूसरों की सेवा करने के लिए ही जन्म हुआ है। औरतें भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकती हैं, ये पहले सोचा ही नहीं जाता था। यहाँ लिखा है कि महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता है। जो महिलाएं होती हैं, जब वो घर का काम करती हैं तो उस काम को काम ही नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि ये तो घर के ही काम करती हैं, घर के काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये इनका ही काम होता है, इसलिए उनके काम को काम नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि ये ज़्यादा मेहनत वाला काम होता ही नहीं है। घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। यहाँ लिखा है कि जो घरेलू काम होते हैं और परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं उनका देखभाल करना पूरे समय का काम होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट ही हमने ये काम किया और उसके बाद हमने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा नहीं है, बल्कि जो घरेलू काम होते हैं उसमें दिन भर भी लग जाता है। परिवार के सदस्यों के देखभाल का जो काम होता है उसमें भी पूरा समय लगता है। इस काम को, जो घर के काम है और परिवार के सदस्यों की जो देखभाल है, वो शुरू कब होती है और ख़त्म कब होती है, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता। आगे लिखा है कि ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि घर के बाहर के कामों को हम समझेंगे, देखेंगे कि कैसे कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको ये समझा जाता है कि ये सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, ये सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, ये बिजनेस लड़कियां नहीं कर सकती। इसके बारे में भी हम समझेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे कि औरतों ने बहुत लंबे समय से ही, महिलाओं ने बहुत लंबे समय तक इक्वलिटी पाने के लिए काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया है। आगे लिखा है, पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि पहले भी और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है, सिर्फ शिक्षा के बदौलत ही कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है, चाहे वो कोई पुरुष हो चाहे वो कोई स्त्री हो। इसलिए यहाँ लिखा है कि आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ बनाए जा सकते हैं, नए नए जो अवसर हैं वो बनाए जा सकते हैं, जिससे कि जो महिलाएं हैं वो आगे जाकर अपने लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकें और ऐसे भी काम कर सके जिसे सिर्फ ये समझा जाता है कि ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं। जैसे कि जहाज़ उड़ाना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये समझा जाता है कि जहाज़ कौन उड़ा सकता है, सिर्फ लड़के उड़ा सकते हैं, लेकिन लड़कियों में भी ये एबिलिटी होती है कि वो भी शिक्षा प्राप्त करके वो भी जहाज उड़ा सकती है। इसलिए शिक्षा जो होती है वो सबसे ज़रूरी होती है सक्सेस हासिल करने के लिए, नए अपॉर्चुनिटी को बनाने के लिए। इस चैप्टर में हम ये भी समझेंगे कि जो हाल के जो वर्ष हैं उसमें महिला आंदोलन हुए थे, उनके द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए अलग अलग तरह की कोशिशों के बारे में भी हम समझेंगे। यानी कि औरतों के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें ये कहा जाता था कि तुम सिर्फ घर ही में रहो, घर के ही काम करो, बाहर तुमसे काम नहीं हो पाएगा और बाहर का काम औरतें नहीं कर सकती हैं। तो ये जो भेदभाव है इसके लिए बहुत सारे आंदोलन भी हुए हैं और इन आंदोलन के अलग अलग जो कोशिश है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो औरतें हैं वो खेतों में काम कर रही हैं। यहाँ लिखा है, भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके कामों में क्या होता है, वो पौधे रोपती हैं, खरपतवार निकालती हैं, यानी कि जो फसलों के साथ एक्स्ट्रा जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको वो निकालती हैं, फसल काटती हैं और कुटाई करती हैं।
फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो महिलाएं हैं वो भी खेती का काम कर सकती हैं। जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हमें महिला नहीं बल्कि हम पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। अब हम पढ़ेंगे कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। चूँकि हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, महिलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो महिलाओं को बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या कहीं कहीं ना के बराबर महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। कहीं अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी हैं तो उन्हें बड़े बड़े कामों से दूर रखा जाता है और कठोर अपेक्षाएं भी होती हैं। यहाँ लिखा है कि बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। यहाँ लिखा है कि बहुत सारे ये लोग ये मानते हैं कि जो महिलाएं हैं अच्छी नर्स हो सकती हैं। अगर नर्स की बात करें तो हमेशा ये ध्यान में आता है कि नर्स का काम सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जो औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो ज़्यादा सहनशील और विनम्र होती हैं। यानी कि उनमें सहनशीलता होती है, उनमें सब्र होता है और वो विनम्र होती है, हम्बल होती हैं। वो किसी से रफ लैंग्वेज में बात नहीं करती। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है और ये जो नर्स की भूमिका है इसे फैमिली में जो स्त्री होती है उसकी भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। जिस तरह से जो महिलाएं होती हैं, घर की महिलाएं क्या करती हैं, सभी को साथ लेकर चलती हैं, सभी के साथ सहनशील और विनम्र होती हैं, सेवा भी करती हैं, सभी की देखभाल भी करती हैं। इसीलिए ये देखा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं अगर वो नर्स होती हैं तो उनमें सहनशीलता होती है, वो विनम्र होती हैं, वो नर्स का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। लेकिन दूसरी ओर ये माना जाता है कि अगर विज्ञान के नज़रिए से देखा जाए, टेक्नोलॉजी के अगर क्षेत्र में देखा जाए तो ये माना जाता है कि लड़कियां ये सब काम नहीं कर सकती हैं। जो महिलाएं होती हैं वो टेक्नोलॉजी के काम को करने में वो इस काबिल नहीं होती हैं कि वो टेक्नोलॉजी के काम को कर सके। उस वक्त किसका ध्यान आता है? उस वक्त ये समझा जाता है कि ये जो टेक्नोलॉजी के काम है वो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, वो सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें ये माना जाता है कि लड़कियां अच्छी तरह से कर सकती हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें ये माना जाता है कि उसे पुरुष अच्छी तरह से कर सकते हैं, लड़कियां अच्छी तरह से नहीं कर सकती। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनाने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। यहाँ लिखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की रूढ़िवादी धारणाओं में यकीन रखते हैं, यानी कि उनकी ये सोच होती है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां उनको करने के काबिल नहीं होती और लड़कियों को करना नहीं चाहिए, लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की रूढ़िवादी धारणाओं में यकीन रखते हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियां होती हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती हैं, जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, जो इंजीनियर बनना चाहती हैं, लेकिन उनको पढ़ाई करने के लिए और ट्रेनिंग लेने के लिए वो सहयोग नहीं मिल पाता, वो मदद नहीं मिल पाती जो लड़कों को मिलता है। लड़कों के लिए समझा जाता है कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनके पीछे बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है, उनको बहुत तरीके से मदद किया जाता है। इंजीनियर अगर कोई लड़का बनना चाहता है तो उसके पीछे बहुत सारे धन खर्च किए जाते हैं, उनको वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनको तरह तरह से मदद की जाती है। लेकिन अगर कोई लड़की यही बनना चाहती है तो उसके लिए किसी भी तरह की कोई मदद ज़्यादा नहीं प्रोवाइड की जाती है, उसको उस तरह का कोई ट्रेनिंग या उस तरह की कोई शिक्षा नहीं मिल पाती है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। यहाँ लिखा है कि ज़्यादातर फैमिली ऐसी होती है कि अगर उनके घर की लड़कियाँ स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेती हैं तो उनको ये बताया जाता है, उनको इस तरह से समझाया जाता है कि अब उसने जितना पढ़ना था पढ़ लिया और अब उनको शादी करके अपना जीवन बिताना चाहिए।
और इस तरह से बहुत सारी लड़कियां, क्या होता है कि वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती और फैमिली के समझाने पर और फैमिली की वजह से उनको शादी करनी ही पड़ती है और फिर वो जो बनना चाहती हैं वो आगे उनकी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रह पाती है और फिर वो उनको अपनी पढ़ाई छोड़कर शादी करनी पड़ती है। ये समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। यानी कि हम कौन से समाज में रह रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर चारों तरफ से एक बच्चों को चारों तरफ से प्रेशर बनता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे कोई और हो। कभी ये दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी ये हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि घर के बड़े क्या सोचते हैं कि हमारे घर का जो बेटा है या जो बेटी है उसे यही काम करना है, इसके अलावा कोई और काम नहीं सीखना है, कोई और काम नहीं करना है। अगर घर के ये बड़े ये चाहते हैं कि उनका बेटा इंजीनियर बने तो बच्चे के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है और उसके ऊपर एक दबाव आ जाता है। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन घर के बड़े ये कहते हैं कि नहीं उसको इंजीनियर बनना है तो बच्चे के माइंड में एक दबाव होता है और कभी ये हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है और कभी कभी जो मित्र होते हैं वो गलत तरीके से भी चिढ़ाते हैं जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर दबाव पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। लड़कों के ऊपर क्या दबाव होता है, उन्हें ऐसी नौकरी करने के लिए हमेशा प्रेशर दिया जाता है, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि जिसमें ज़्यादा वेतन मिले। क्योंकि घर के बड़े क्या सोचते हैं कि महंगाई बढ़ रही है इसलिए ज़्यादा पैसा जिस नौकरी में आए उसी नौकरी को करना चाहिए। इस तरह से लड़कों के ऊपर ये दबाव बन जाता है कि वो ऐसी नौकरी करे जिसमें ज़्यादा पैसा मिलता हो। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। दूसरा क्या है कि कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से चिढ़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई लड़का दूसरे लड़कों की तरह अगर वो बिहेव नहीं करता है, अगर उसकी तरह व्यवहार नहीं करता है तो ऐसे लड़कों को चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। गलत तरीके से ऐसे लड़कों को चिढ़ाया जाता है जिससे कि उन लड़कों के ऊपर दबाव होता है। लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है और जो लड़के होते हैं अगर वो रोते हैं तो उन्हें हमेशा ये कहा जाता है कि लड़के नहीं रोते, लड़कियां रोती हैं लेकिन लड़के नहीं रोते। इसलिए जो लड़के होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही दबाए रखते हैं और उनको बचपन से ये समझाया जाता है कि लड़के कभी नहीं रोते हैं। इस वजह से लड़के जो होते हैं उनके ऊपर प्रेशर बनता है, उनके ऊपर दबाव बनता है। यहाँ पर एक हिंट दी गई है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है रूढ़ियों को तोड़ा है, यानी कि जो पुराने सोच विचार हैं, पुराने जो ख्यालात हैं कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ये जो सोच है इसे किसने तोड़ा है? इसके बारे में यहाँ लिखा है कि रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, रेल का इंजन ऑब्वियसली लड़के चलाते हैं। पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया है। यहाँ लिखा है कि ये समझा जाता है कि रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पुरुष चलाते हैं, लेकिन झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की एक 27 वर्षीय महिला है जिनका नाम है लक्ष्मी लाकरा, उन्होंने ये जो सोच है इसको बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है और जो लक्ष्मी लाकरा है वो उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक हैं। इससे पहले कोई भी महिला इंजन चालक नहीं बनी थी। उत्तरी रेलवे में सबसे पहले लक्ष्मी लाकरा ही थी जिन्होंने इंजन चलाया था। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। यहाँ लिखा है लक्ष्मी के माता पिता के बारे में कि हालांकि लक्ष्मी के जो माता पिता हैं
हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया, बहुत मुश्किलों से अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। लक्ष्मी की जो शिक्षा है वो सरकारी स्कूल में हुई थी। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों में भी हाथ बटाया करती थी और दूसरी जिम्मेदारियों में भी हाथ बटाया करती थी। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ पढ़ाई ही कर रही थी और घर के कामों को नहीं कर रही थी, वो पढ़ाई भी कर रही थी और घर के कामों को भी कर रही थी। उन्होंने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा हासिल किया। फिर वो रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में वो पास हो गई। लक्ष्मी कहती हैं मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है। लक्ष्मी क्या कहती हैं कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है, मैं उससे पीछे नहीं हटती। और जैसे ही कोई ये कहता है कि ये फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी ये कहती हैं कि जैसे ही कोई ये कहता है कि ये जो काम है वो लड़कियों का नहीं है, तो मैं उसे करके ही रहती हूँ। यानी कि उन लोगों को वो जवाब देती हैं जो ये कहते हैं कि ये काम लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं, लक्ष्मी उसी काम को करती थी। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसने पॉलीटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि वह इंजन ड्राइवर बनेगी। यहाँ लिखा है कि लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए, यानी कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए। हमेशा उन्हें ये कहा जाता था कि ये काम लड़कियाँ नहीं करती हैं और लक्ष्मी ने वही काम किया। जैसे कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, सभी कहते थे कि लड़कियां इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कर सकती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने किया। और सभी कहते थे कि मोटरसाइकिल लड़कियां नहीं चला सकती हैं, उन्होंने पॉलीटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई। और उन्हें ये कहा जाता था कि लड़कियां इंजन ड्राइवर नहीं बन सकती हैं, उन्होंने परीक्षा पास की और वो फिर इंजन ड्राइवर बनी। उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है, जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से रह पा रही हूं और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूं, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊं। यहाँ लिखा है कि जो लक्ष्मी का जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, वो सिंपल है। वो कहती हैं कि जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मेरे काम से किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है और मैं अच्छे से रह रही हूं और अपने माता पिता की मदद भी कर रही हूं, तो मैं अपने तरीके से क्यों न जीऊं। आगे हम पढ़ेंगे परिवर्तन के लिए सीखना। यहाँ लिखा है अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। पास्ट में पुराने ज़माने में लिखना पढ़ना बहुत कम लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। यहाँ लिखा है कि ज़्यादातर बच्चे कौन सा काम सीखते थे? ऑब्वियसली वही काम सीखते थे जो उनके घर में उनके पूर्वज के ज़माने से चला आ रहा हो। उनके दादाजी, उनके पिताजी जो काम कर रहे होते हैं, वही काम बच्चे सीखते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। लड़के तो अपने पूर्वजों के काम को सीखते थे, लेकिन लड़कियों का क्या सिचुएशन था, लड़कियों की क्या स्थिति थी? जो लड़कियों की स्थिति थी वो लड़कों से भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यानी कि पहले के ज़माने में क्या था? पहले के ज़माने में सिर्फ लड़कों को ही ये अधिकार था कि वो पढ़े और लिखे, सीखे, लेकिन लड़कियों को एक अक्षर भी पढ़ने की सीखने की परमिशन नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी, वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थीं और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थीं। चूँकि वे चाक नहीं चलाती थीं, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। यहाँ लिखा है कि यहाँ तक कि उन परिवारों में, कौन से फैमिली में, कौन से परिवारों में, जैसे कि कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बुनकर है
यानी कि जो कपड़े बुनते थे और हस्तकला जिस परिवारों में सिखाई जाती थी, उनमें ये धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का जो काम होता है वो सिर्फ क्या है, दूसरों की मदद करना ही है। उन्हें पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने लिखने की कोई परमिशन नहीं थी। एग्जाम्पल के लिए कुम्हार के बिजनेस में स्त्रियों का क्या काम होता था, वो मिट्टी इकट्ठा करती थी, और जो पुरुष होते थे वो चाक चलाते थे और बर्तन बनाया करते थे, और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी, यानी कि जो मिट्टी होती थी उसको गीला करती थी, और बर्तन बनाने से पहले जिस तरीके से मिट्टी को तैयार किया जाता था वो उस तरह से तैयार करती थी। उनको चाक चलाने का कोई भी परमिशन नहीं था, क्योंकि वो चाक नहीं चलाती थी जिसमें मिट्टी के बर्तन को बनाया जाता है, इसलिए ऐसी स्त्रियों को कुम्हार नहीं माना जाता था। सिर्फ पुरुष ही चाक चलाकर मिट्टी के बर्तन को तैयार कर सकते थे। चूंकि वो चाक चलाती थी इसलिए पुरुषों को ही कुम्हार माना जाता था, लेकिन लड़कियों को कुम्हार नहीं माना जाता था। आगे लिखा है 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। यहाँ लिखा है कि 19वीं शताब्दी में, यानी कि लगभग 200 साल पहले एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। अब लोगों के दिमाग में ये था कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी स्कूल भेजना चाहिए। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए थे और वे समाज जिन्होंने खुद कभी पढ़ना नहीं सीखा था, लिखना नहीं सीखा था, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये एहसास था कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की लेकिन वो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। आगे लिखा है तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। हालांकि कुछ लोग ये चाहते थे कि वो अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजें, लेकिन उस वक्त भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग थे जो लड़कियों के पढ़ाई में विरोध उत्पन्न करते थे, जो लड़कियों की पढ़ाई को सही नहीं मानते थे। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। हालांकि बहुत विरोध भी हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी स्त्रियों और पुरुषों ने लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए, छोटी बच्चियों के लिए, छोटी लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की कोशिश की। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया, और जो स्त्रियां थीं, जो औरतें थीं, महिलाएं थीं, उन्होंने भी पढ़ने लिखने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। लोग ये सोचते थे कि लड़कियां ना पढ़ें, महिलाएं ना पढ़ें, लेकिन महिलाओं ने पढ़ने लिखने के लिए भी स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। यहाँ एक हिंट दी गई है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तस्वीर दी गई है, इसमें रमाबाई के बारे में बताया गया है कि ये जो तस्वीर है वो रमाबाई की है और वो अपनी बेटी के साथ है। आगे लिखा है महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। जो रमाबाई थी वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन अपने माता पिता की मदद से ही उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थीं, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। रमाबाई ने इतना पढ़ना लिखना सीख लिया था कि उन्होंने संस्कृत पढ़ना लिखना सीख लिया था, और उन्हें चूंकि वो संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी इसलिए उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ लिखा है कि उस समय, जिस समय रमाबाई ने पढ़ना लिखना सीखा था और उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी, उस समय औरतों को यह ज्ञान यानी संस्कृत पढ़ना लिखना सीखने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। रमाबाई ने पंडिता की उपाधि धारण की थी और उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक उन्होंने मिशन स्थापित किया था। वो मिशन क्या था कि विधवा स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना और गरीब औरतों को पढ़ाना लिखाना। यहाँ लिखा है कि उन्होंने मिशन स्थापित किया जहाँ विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी, यानी कि ये शिक्षा दी जाती थी कि औरतें पढ़ लिख कर वो स्वतंत्र हो। आगे लिखा है
उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती हैं। यह लिखा है कि रमाबाई ने जो मिशन स्थापित किया था उसमें विधवा स्त्रियों को तो पढ़ने लिखने के बारे में सिखाया जाता था, गरीब औरतों को पढ़ने लिखने के लिए सिखाया जाता था, लेकिन साथ ही उन्हें क्या सिखाया जाता था? लकड़ी से चीज़ें बनाना भी सिखाया जाता था, छापा खाना चलाने जैसी स्किल भी उन्हें सिखाई जाती थी, जो आज के ज़माने में लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। यहाँ लिखा है कि ऊपर बाएं तरफ की जो तस्वीर हम देखते हैं उसमें उनका छापा खाना दिख रहा है। रमाबाई का जो मिशन है वो आज भी सक्रिय है, यानी कि एक्टिव है। ये रमाबाई का जो छापा खाना है वो है, और ये रमाबाई है और ये उनकी बेटी है। आगे लिखा है रास सुंदरी देवी के बारे में। यह लिखा है रास सुंदरी देवी 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई। यहाँ क्या लिखा है कि जो रास सुंदरी देवी थी वो 200 साल पहले पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई थी। 1800 में पैदा हुई थी और 1890 में उनकी मृत्यु हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। जब उनकी उम्र 60 साल की थी तब उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी बायोग्राफी लिखी थी, अपनी उन्होंने आत्मकथा लिखी थी। उनकी पुस्तक आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। यहाँ लिखा है कि जो रास सुंदरी देवी थी उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था आमार जीवन, यानी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में उसमें लिखा था, अपनी आत्मकथा लिखी थी। आमार जीवन का मतलब होता है मेरा जीवन। आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा, यानी भारत की महिला द्वारा लिखा गया पहला आत्मकथा है। रास सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। रास सुंदरी देवी कौन थी? एक अमीर जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। जिस समय रास सुंदरी देवी पढ़ाई लिखाई कर रही थी उस समय उनके ज़माने में ये माना जाता था कि अगर कोई लड़की लिखती है पढ़ती है तो वो अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। हालांकि इस तरह की जो उस समय सोच थी, लेकिन ऐसी सोच होने के बावजूद भी रास सुंदरी देवी उन्होंने किया था, अपनी शादी के बहुत समय बाद वो खुद ही छुप छुप कर वो पढ़ना लिखना उन्होंने सीखा। यहाँ लिखा है शिक्षा प्राप्त करके कुछ महिलाओं ने समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाए। यहाँ लिखा है कि कुछ महिलाओं ने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज में स्त्रियों की जो स्थिति थी उसके लिए उन्होंने सवाल किए। उन्होंने असमानता के अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानियाँ, पत्र और आत्मकथाएं लिखी। जो शिक्षित महिलाएं थी उन्होंने क्या किया, जो असमानता है उनके साथ भी भेदभाव हुआ था, उनके साथ भी असमानता का व्यवहार हुआ था। ऐसे शिक्षित महिलाओं ने अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहानियाँ लिखी, पत्र लिखी और आत्मकथाएं लिखी। अपने लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के नए नए तरीकों की कल्पना की। यहाँ लिखा है कि जो शिक्षित महिलाएं थीं, शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने जो कुछ भी लिखा, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो पत्र हो, चाहे वो आत्मकथा हो, उन लेखों में उन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सोचने और जीने के नए नए तरीकों की कल्पना की। उन्होंने ये कल्पना की कि स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, स्त्रियों को पढ़ाई करना चाहिए, पुरुषों का जो सोच है वो स्त्रियों के लिए कैसा होना चाहिए। यहाँ लिखा है कि जो रास सुंदरी देवी थी वो कहती हैं कि मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी, बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी, उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। रास सुंदरी देवी क्या कहती हैं कि वो बहुत ही सुबह, यानी जब सूरज नहीं निकलता था
उससे पहले ही वो उठ जाया करती थी और घर के काम करना शुरू कर देती थी और दिन भर काम करते करते आधी रात हो जाती थी और तब तक वो काम में लगी रहती थी। बीच में भी रेस्ट नहीं होता था। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, यानी कि इमेजिन करना चाहिए कि किस तरह से एक 14 साल की लड़की जो होती है वो सुबह तड़के उठ जाती है और दिन भर काम करती है और आधी रात तक काम करती रहती है और सिर्फ उसकी उम्र 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, यानी कि राजसुंदरी देवी जब 14 साल की थी उस वक्त उनके दिल में एक इच्छा हुई कि वो पढ़ना सीखेंगी और वो एक धार्मिक पांडुलिपि को पढ़ेंगी। लेकिन वो खुद को अभागी मानती थी। क्यों? क्योंकि उस समय लड़कियों को पढ़ने की कोई भी परमिशन नहीं थी, किसी भी तरह की इजाज़त नहीं थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था, स्त्रियों को पढ़ाना ही बेकार समझा जाता था। आगे लिखा है, बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। वो कहती हैं कि बाद में चूंकि वो ये सोचा करती थी कि वो खुद भी पढ़ाई करेंगी, वो पढ़ेंगी, धार्मिक पांडुलिपि भी पढ़ेंगी, लेकिन फिर वो अपने सोच को ही वो विरोध करने लगी थी, क्योंकि उस समय तो लड़कियों को पढ़ने का कोई अधिकार था ही नहीं। इसलिए वो खुद में सोचती थी कि लड़कियां तो पढ़ती नहीं हैं, लड़कियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें क्या हो गया है, स्त्री नहीं पढ़ती है, लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, फिर वो कैसे पढ़ेंगी। वो खुद में फिर अपने ही विचारों का विरोध कर रही थी। फिर मुझे एक स्वप्न आया। वो कहती हैं कि फिर उन्होंने एक सपना देखा, मैं चैतन्य भागवत एक संत का जीवन पढ़ रही थी। यहाँ लिखा है कि उन्होंने एक सपना देखा कि वो चैतन्य भागवत जो कि एक संत थे, उनकी वो जीवनी पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। यहाँ राजसुंदरी देवी कहती हैं कि बाद में दिन के समय जब वो रसोई में बैठी हुई थी, जब वो किचन में थी और भोजन बना रही थी, तब उन्होंने अपने पति को अब सबसे बड़े बेटे से ये कहते हुए सुना कि सबसे बड़े बेटे का क्या नाम था, विपिन। राजसुंदरी देवी के जो पति थे वो अपने सबसे बड़े बेटे से वो कहते हैं कि विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, यानी कि चैतन्य भागवत जो बुक है वो उन्होंने वहाँ छोड़ी है। वो फिर अपने बड़े बेटे से कहते हैं कि जब मैं इसे मंगाऊँ तुम इसे अंदर ले आना, और वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। राजसुंदरी देवी कहती हैं कि जब उन्होंने पुस्तक को रख दिया था और पुस्तक अंदर जब रख दी गई, तब राजसुंदरी देवी ने क्या किया, चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और बड़ी ही सावधानी से उसे छुपा दिया। क्यों छुपा दिया? क्योंकि अगर कोई भी उनके हाथ में वो पन्ना देख लेता तो वो छीन लेता। उस पन्ने को छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि अगर वो किसी को नज़र आ जाता तो वो उनसे छीन लेता। इसलिए उन्होंने लिखा है कि किसी को भी वो मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। राजसुंदरी देवी कहती हैं कि उस समय उनका बड़ा बेटा ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का प्रैक्टिस कर रहा था। वो कहती हैं कि उसमें से भी उन्होंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता वो जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती थी। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। वो कहती हैं कि वो उन शब्दों का भी मिलान करने की वो कोशिश करती थी जो वो दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। वो कहती हैं कि बहुत ज़्यादा जतन करने के बाद, कोशिश करने के बाद, एक लंबे समय के बाद उन्होंने पढ़ना सीखा। यहाँ पर एक हिंट दी गई है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लेन का उनका सपना, इसके बारे में यहाँ लिखा है। रुकैया सखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास बहुत ज़मीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया।
यहाँ लिखे हैं रुकैया सखावत हुसैन, जिनका जन्म हुआ था 1880 में और जिनकी मृत्यु हुई थी 1932 में। वो एक धनी परिवार में पैदा हुई थी। उनका परिवार अमीर था, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। हालांकि उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, लेकिन उन्हें बांग्ला सीखने से और अंग्रेजी सीखने से रोका गया था। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। यहाँ लिखा है कि उस समय अंग्रेजी भाषा को एक ऐसे रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी। यानी ये माना जाता था कि अगर लड़कियां अंग्रेजी पढ़ेंगी तो वो नए विचार सीखेंगी, उनके सामने नए विचार आएगा जो लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। यहाँ लिखा है कि लड़कियों के मुकाबले लड़कों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, उन्हें सिखाई जाती थी। रुकैया ने क्या किया, वो अपने बड़े भाई और बहन की मदद से उन्होंने बांग्ला पढ़ना लिखना सीखा और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थीं, तब अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। यहाँ लिखा है कि उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा, बांग्ला भी पढ़ना लिखना सीखा, फिर अंग्रेजी भी पढ़नी लिखनी सीखी और आगे जाकर वो एक लेखिका बनी। 1905 में जब वो सिर्फ 25 साल की थी, तब उन्होंने अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए, यानी कि अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए, उसके प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका हेडिंग था सुल्ताना का स्वप्न। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। लेडी लैंड ऐसा स्थान था जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। यहाँ लिखा है कि उन्होंने जो कहानी लिखी थी, इस कहानी में सुल्ताना नाम की एक स्त्री को इमेजिन किया गया था जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। और ये जो लेडी लैंड जगह थी वो ऐसी जगह थी जहां पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की आज़ादी थी। इस कहानी में महिलाएं बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कार्य चलाती हैं। ये जो कहानी लिखी थी रुकैया ने, तो उन्होंने अपनी इस कहानी में क्या लिखा था कि इस कहानी में महिलाएं क्या कर रही थी, बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोज रही थी और हवाई कार्य चलाती हैं, यानी कि ऐसे कार्य चलाती हैं जो हवा में उड़ रही हैं। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। उन्होंने इस कहानी में लेडी लैंड नाम की जो जगह उन्होंने इमेजिन किया था, उसमें पुरुषों के आक्रामक बंदूकें, यानी कि पुरुष क्या कर रहे थे, स्त्रियों के ऊपर बंदूकें चला रहे थे और आक्रामक बंदूकें यूज़ कर रहे थे और युद्ध के दूसरे अस्त्र शस्त्र यूज़ कर रहे थे। तो उनके जो बंदूकें थी, उनके जो अस्त्र शस्त्र थे, वो स्त्री की बौद्धिक शक्ति से, यानी कि स्त्रियों की जो बौद्धिक शक्ति थी, सोचने समझने की जो ताकत थी, उससे हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडी लैंड में अपनी बहन सारा के साथ यात्रा पर जाती है, तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो केवल स्वप्न देख रही थी। यहाँ लिखा है कि सुल्ताना जो है वो लेडी लैंड में अपनी बहन सारा के साथ वो यात्रा पर जाती है, तभी जो उसकी आंख है वो खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो सिर्फ ख्वाब देख रही है, यानी सपना देख रही है, स्वप्न देख रही थी। जैसा कि आपने देखा, रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। रुकैया सखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज चलाने के सपने देख रही थी, स्त्रियों के कार चलाने के सपने देख रही थी, जिस समय लड़कियों को स्कूल तक जाने की परमिशन नहीं थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया और इस तरह से रुकैया ने जो शिक्षा ग्रहण की थी उससे उनका जीवन बदल गया। वो ये चाहती थी कि जो स्त्रियां हैं वो भी बड़े बड़े काम करें। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। यहाँ लिखा है कि रुकैया सिर्फ खुद ही पढ़ लिख कर सेटिस्फाइड नहीं हुई, बल्कि उनकी शिक्षा ने उन्हें सपने देखने और लिखने की ही सिर्फ शक्ति नहीं दी, बल्कि उससे भी ज़्यादा करने की ताकत दी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों
लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। यहाँ लिखा है कि रुकैया ने 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था, जो स्कूल आज भी काम कर रहा है। आगे लिखा है, रास सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। रास सुंदरी देवी, जिन्होंने छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा, उनके अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी, जो उन्होंने ड्रीम में देखा था। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया और उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और खुद भी उन्होंने लिखा भी। उनके लेखन से उन्होंने दुनिया को उस समय की स्त्रियों के जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में जानने का एक अपॉर्चुनिटी दिया। रास सुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। रास सुंदरी देवी ने जो कुछ भी लिखा, उनके लिखने से ये पता चलता है कि उस समय स्त्रियों का जीवन कैसा था। रास सुंदरी देवी ने अपने दैनिक जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था, इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही लें। यहाँ लिखा है कि ऐसे दिन भी होते थे जब राज सुंदरी देवी दिन भर में उन्हें थोड़ा सा भी विश्राम करने का वक्त नहीं मिलता था, इतना वक्त भी नहीं मिलता था कि वो जरा बैठकर कुछ खा ही लें। यहाँ लिखा है, राज सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, की स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। यहाँ लिखा है कि राज सुंदरी देवी और रुकैया हुसैन को पढ़ने लिखने की परमिशन ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। और आज की जो सिचुएशन है, आज के समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद भी बहुत सी लड़कियां गरीबी, शिक्षण की सुविधाओं के अभाव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। यहाँ लिखा है कि आज के ज़माने में लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो गरीब होने की वजह से, शिक्षण सुविधाओं के अभाव की वजह से, यानी पढ़ने लिखने की जो फैसिलिटी है उसके अभाव की वजह से, भेदभाव की वजह से स्कूल जाना छोड़ देती है। सभी समाजों और वर्गों के पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण की समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है। यहाँ लिखा है कि सभी समाज और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को, यानी कि हमारा जो समाज है, हमारे समाज में किसी को ऊंचा समझा जाता है, किसी को नीचा समझा जाता है और बहुत सारे वर्ग हैं। ऐसे पृष्ठभूमि वाले जो बच्चे हैं उनको शिक्षण की समान सुविधाएं, यानी कि जो एजुकेशन से जुड़ी हुई जो फैसिलिटी है, जो समान है, जो शिक्षा से जुड़ी हुई जो फैसिलिटी है, वो इक्वल तरीके से सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को प्रदान करना, आज भी भारत में एक चुनौती है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों के जीवन के बारे में भी विस्तृत जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। यह लिखा है कि भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है, कितने लोग हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्री है और कितने बच्चे हैं, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है, पॉपुलेशन पता की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों की ज़िंदगी के बारे में भी डिटेल में जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे कि उनकी आयु कितनी है, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, उनके द्वारा किए जाने वाले काम कौन कौन से हैं। इस तरह से और भी कई जानकारी प्राप्त की जाती है, जिसकी मदद से ये माना जाता है कि कितने उम्र के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्री हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं। ये जो जानकारी होती है, ये जो जनगणना होती है, ये जो जानकारी होती है, इसका इस्तेमाल हम बहुत सारी बातों को पता करने के लिए करते हैं, जैसे कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है और स्त्री और पुरुषों का अनुपात कितना है। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के का 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। यहाँ लिखा है कि 1961 में जब जनगणना की गई थी तो उसके अकॉर्डिंग
सभी लड़कों और पुरुषों को अगर 100% मान लिया गया था तो उसमें से 40% ही शिक्षित थे। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के 40% ही शिक्षित थे, यानी कि वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसके तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था और 40% भाग जो था वो लड़कों का शिक्षित था, यानी कि वो कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। और इसके कंपैरिजन में लड़कियों और स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई है और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65%। 2011 की जनगणना जब हुई थी तो उस जनगणना के अनुसार ये पता लगा कि लड़कों और पुरुषों की जो ये संख्या है जो कि 40% ही शिक्षित थी, अब वो बढ़कर 82% हो गई है और शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की जो संख्या पहले 15% थी, अब वो बढ़कर 65% हो गई है। इसका आशय ये हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। ये जो 40% थी वो 1961 की जनगणना के अकॉर्डिंग थी और 15% जो भाग था शिक्षित वो लड़कियों का था। लेकिन जब 2011 में जनगणना की गई तो लड़कों और पुरुषों की जो संख्या थी शिक्षित होने की वो 82% हो गई और लड़कियों और स्त्रियों की जो संख्या थी वो 65%। अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है, इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज भी अगर कंपैरिजन की जाए तो स्त्रियों की कंपैरिजन में जो पुरुषों का प्रतिशत है, शिक्षित प्रतिशत है, वो ज़्यादा है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ लिखा है दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। यहाँ लिखा है कि दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की जो लड़कियां हैं, जो दलित लड़कियां हैं, आदिवासी लड़कियां हैं, उनके स्कूल में रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम रहती है। वो ज़्यादा पढ़ाई वो स्कूल में नहीं कर पाती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना से ये भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST लड़कियों के मुकाबले में जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की पॉसिबिलिटी और भी कम रहती है। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 साल तक रह पाती हैं, लेकिन जो दूसरे समुदाय की लड़कियां हैं वो स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। इसका मतलब यह है कि जो SC/ST की लड़कियां हैं वो भी ज़्यादा स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाती, लेकिन जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं वो भी SC/ST के मुकाबले कम वो स्कूल में पढ़ाई कर पाती हैं। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं, यानी कि जो दलित लड़कियां हैं, दलित बच्चे हैं, आदिवासी बच्चे हैं, मुस्लिम वर्ग के बच्चे हैं, उनके स्कूल छोड़ देने की बहुत सारे वजह हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए ना उचित स्कूल है ना ही शिक्षक। यह लिखा है कि देश के बहुत सारे भागों में, खासकर जो गांव का इलाका होता है और जो गरीब क्षेत्र होते हैं, उनमें रेगुलर रूप से पढ़ाने के लिए ना अच्छे स्कूल हैं, ना उचित स्कूल हैं और ना ही अच्छे शिक्षक हैं। आगे लिखा है यदि विद्यालय घर के पास ना हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था ना हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। पहला रीज़न क्या था कि उचित स्कूल का ना होना और शिक्षक का ना होना। दूसरा जो रीज़न ये है कि अगर स्कूल घर के पास नहीं होता है और लाने ले जाने के लिए किसी साधन की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे कि बस की व्यवस्था नहीं होती है, वैन की व्यवस्था नहीं होती है, तो जो अभिभावक होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। क्यों? क्योंकि स्कूल दूर है और लाने ले जाने के लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते हैं। यहाँ लिखा है कि कुछ ऐसी फैमिली होती है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होती है और अपने सभी बच्चों को पढ़ाने का खर्चा वो उठा नहीं पाते हैं, इसलिए वो लड़कों को पढ़ाते हैं और लड़कियों को नहीं पढ़ा पाते। ऐसी स्थिति
में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं वो क्या सोचते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सभी अपने बच्चों को पढ़ा सके, इसलिए वो लड़कों को ही पढ़ाते हैं, लड़कों को प्राथमिकता मिलती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद स्कूल छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ शिक्षक भेदभाव करते हैं, उनके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भेदभाव करते हैं, इसलिए वो स्कूल छोड़ देते हैं। और स्कूलों में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा स्कूलों में वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे महिला आंदोलन के बारे में। अब महिलाओं लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। आज की महिलाओं को स्कूल जाने का अधिकार है, लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। यहाँ लिखा है कि दूसरे क्षेत्र भी हैं जैसे कि कानूनी सुधार है, हिंसा है और स्वास्थ्य है, जहाँ लड़कियों और महिलाओं की जो स्थिति है वो पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए हैं। यहाँ लिखा है कि ये जो परिवर्तन है, आज लड़कियों को फैसिलिटी दी जाती है, उनको कानूनी अधिकार दिए गए हैं, उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार है, वो भी स्कूल जाती हैं और कई बड़े बड़े वो काम करती हैं। ये जो परिवर्तन है वो खुद ब खुद नहीं आए हैं, औरतों ने पर्सनली और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए उन्होंने स्ट्रगल किए हैं, उन्होंने संघर्ष किए हैं। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। चूँकि महिलाओं ने इस तरह का संघर्ष किया है, इसलिए इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। यहाँ लिखा है कि देश के अलग अलग भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन हैं जो इस आंदोलन के हिस्से हैं, वो महिला आंदोलन करते हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। यहाँ लिखा है कि सिर्फ स्त्री ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो महिला आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जो जुटे लोग होते हैं उनकी मेहनत, निष्ठा और उनकी जो विशेषताएं हैं, इसे यानी महिला आंदोलन का एक बहुत ही जीवंत आंदोलन महिला आंदोलन को बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। यहाँ लिखा है कि महिला आंदोलन में चेतना जागृत करने यानी कि जो लोगों की सोच है उनको बेहतर बनाने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए अलग अलग रणनीतियों का उपयोग किया गया है। इनकी कुछ झलकियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अभियान के बारे में। यहाँ लिखा है भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चूँकि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ हिंसा की जाती है, इसलिए भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। यहाँ लिखा है कि जब महिला आंदोलन होता है तो इसका असर भी होता है, नए कानून भी बने हैं। जैसे कि 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर अगर शारीरिक और मानसिक हिंसा कोई महिला भोग रही है तो ऐसी औरतों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। यहाँ लिखा है कि इसी तरह से महिला आंदोलन जब किया गया था, महिला आंदोलन के अभियान की वजह से 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने काम के जगह पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली जो यौन प्रताड़ना है उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। आगे लिखा है 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। यहाँ लिखा है कि 1980 के दशक में देश भर की महिला संगठनों ने क्या किया था, दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। नई नई शादीशुदा जो लड़कियां थीं वो अपने पति और ससुराल के लोगों के जरिए जब उन्हें दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था, तब देश भर की महिला संगठनों ने दहेज हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाई थी।
महिला संगठनों द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आईं। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। यहाँ लिखा है कि जो महिला संगठन थी उनके द्वारा इस बात की कड़ी आलोचना की गई थी कि कानून जो है वो अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रही है। इस मुद्दे पर महिलाएं क्या उन्होंने किया कि वो सड़कों पर निकल आईं। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में जो उनका अनुभव था और जो जानकारी था उसका उन्होंने आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। और फिर चूँकि ये महिला आंदोलन था और बड़ी संख्या में ये की जा रही थी, इसलिए ये समाज का एक बड़ा सार्वजनिक सबका मुद्दा बन गया और अखबारों में ये छाने लगा, यानी अखबारों में भी इसके बारे में छपने लगी। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके और इस आंदोलन की वजह से दहेज से जुड़ी हुई कानून को बदला गया था ताकि दहेज मांगने वाले जो परिवार हैं उनको सज़ा दिया जा सके। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है और इसके बारे में यहाँ लिखा है कि सत्या रानी महिला आंदोलनों की एक सक्रिय सदस्य, दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। यहाँ लिखा है कि सत्या रानी है, ये सत्या रानी है, महिला आंदोलन की एक एक्टिव मेंबर है। दहेज के लिए इनकी बेटी को मार दिया गया था और इन्होंने न्याय मांगने के लिए लंबे समय तक इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और ये कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर ये बैठी हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे फाइल्स है और ये इनकी बेटी की तस्वीर है और ये सत्या रानी है जो कि सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ी पर बैठी हुई हैं। आगे लिखा है बंधुत्व व्यक्त करना। न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। यहाँ लिखा है कि न्याय के लिए, इंसाफ के लिए दूसरे मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। यहाँ लिखा है कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। यहाँ क्या लिखा है कि जो न्याय के लिए और दूसरे मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करने के लिए बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल के लिए कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने स्ट्रगल को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यहाँ लिखा है कि हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियाँ उठा रही हैं। यहाँ लिखा है कि ऊपर की जो तस्वीर है इसमें भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच में दोस्ती बनी रहे, दोस्ती प्रदर्शित हो, इसके लिए जो औरतें हैं वो जलती हुई मोमबत्तियाँ उन्होंने उठा रखी हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।